नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। और इस सीरीज के तहत वाई शुड यू चूज मैथमेटिक्स इज ऑप्शनल आईएएस मेंस एक सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है वेक्टर स्पेस पर। और वेक्टर स्पेस बेसिकली शामिल है सिविल सर्विसेज मेंस का जो मैथ्स ऑप्शनल है उसके पेपर 1 के सिलेबस का यूनिट 1 लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में जो बाकी चीज़ें शामिल है उसमें सबसे पहले वेक्टर स्पेस है, तो हम लोगों ने शुरुआत वेक्टर स्पेस से की है। इसमें ये दूसरा लेसन है। पहले लेसन को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसमें क्या क्या समझा है मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नंबर 1। और आज जो हम समझेंगे, हम थोड़ा सा वेक्टर स्पेस को अब और ब्रॉडली समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। आप क्वेश्चंस होते हुए देखेंगे तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको प्लीज़ आप ज्वाइन करें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस पर शेयर होगी, नंबर 1। और नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप इस ग्रुप पे आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उससे बेहतर ये होगा कि माना कोई और स्टूडेंट उसका जवाब देने की स्थिति में है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक डेटा बैंक तैयार होगा क्वेश्चंस का और आंसर्स का। ओके, सो आगे चलते हैं। ये हमारा सिलेबस है, इस पर मैंने कल भी बात की थी। तो कल मैंने आपको वेक्टर स्पेस का एक छोटा सा आइडिया दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको क्लैरिटी हो गई थी इसमें वेक्टर स्पेस क्या होता है। और मैंने कल आपको बेसिस का आइडिया दिया था। बेसिस को मैंने कल एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था। और सबसे पहले मैंने बेसिस को इसलिए लिया था क्योंकि बेसिस जो है बेसिकली बेस है वेक्टर स्पेस का। और इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो कल उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई, और आपके जो मुझे रिस्पॉन्स मिले हैं उससे मुझे ये समझ में आता है कि आप में से ज़्यादातर को बेसिस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कल मैंने आपको इसको बहुत ही रफ टर्म्स में समझाया था, लेकिन इसको हम प्रॉपरली समझेंगे 2 या 3 क्लास बाद। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कल की क्लास में जो हमने सीखा था उसमें बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स था। आई एम सेइंग वेक्टर्स, इज नॉट वेक्टर स्पेस, वेक्टर्स था। कौन से स्पेस में? 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम R2 बोलते हैं। ओके, मैंने आपको R3 में वेक्टर समझाए, मैं वेक्टर्स बोल रहा हूँ। और फिर मैंने इसको एक्सटेंड करते हुए मैंने आपको nth डायमेंशन का जो यूक्लिडियन स्पेस होता है, मैंने इसमें आपको वेक्टर समझाए। ओके, तो वेक्टर्स को समझ के मैंने आगे आपको वेक्टर स्पेस में ले जाने की कोशिश की है। मैंने इसी को समझाते हुए आपको यूनिट वेक्टर समझाए, जो आप ऑलरेडी 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको यहाँ से यूनिट वेक्टर से बेसिस समझाया, और फिर मैंने आपको एक चीज़ ये बताई कि n डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब करने में कितनी सरलता है। 2 डायमेंशनल स्पेस करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पेपर पे लाइंस खींचनी है, आपको पेपर पे सर्किल बनाना है, आपको पेपर पे ट्राइंगल बनाना है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी हम लोग खींच लेते हैं पेपर पे, हालांकि उसको हमें विजुलाइज करना पड़ता है। लेकिन 3 डायमेंशन से ऊपर के स्पेस को तो आप पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते, आप उसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सरल है, जिस पर मैंने कल बात की थी। और बाद में मैंने आपको ग्रुप सबसे पहले समझाया था, बिकॉज एवरी वेक्टर इज ए ग्रुप, एवरी वेक्टर स्पेस इज ए ग्रुप, नंबर 1। और जब हम ग्रुप को समझ लेंगे यहाँ पर, तो जब हम पेपर 2 की शुरुआत करेंगे तो ग्रुप्स आपको समझना बहुत आसान इसलिए होगा क्योंकि तब तक मैं आपसे लगभग हर दिन ग्रुप्स के बारे में बात कर चुका हूँ। ग्रुप्स के जो बेसिक एग्जाम्स हैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो आपको ग्रुप्स जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। और फाइनली हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक m गुणा n मैट्रिसेस का जो सेट है वो किस तरह से एक ग्रुप को फॉर्म करता है। तो अब इसको हम आगे अपनी पढ़ाई को एक्सटेंड करते हैं। ओके, चलिए। अब कल हमने ये पढ़ा था कि एडिशन एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ये एडिशन यहाँ पर लिखा जरूर है, बट इट कैन बी एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशन, जिसको हम जब ग्रुप्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्योर एडिशन समझ रहे हैं। तो इसमें कोई भी सेट एस जो है वो ग्रुप्स कहला सकता है, यदि जो सेट एस है इसके जो मेंबर्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो इन नियमों का पालन करें। ये नियम मैंने कल पढ़ा दिए थे आपको, जस्ट क्विकली मैं बोल रहा हूँ इसको, ताकि आपको चीज़ें ताज़ा हो जाएं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हर हालत में अगर u और v 2 मेंबर हैं इस ग्रुप, इस सेट S के, तो u प्लस v भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। कल मैंने आपको वेक्टर्स और मैट्रिसेस का उदाहरण लेके इसको समझाया था। दूसरा कम्यूटेटिविटी, कि अगर u और v 2 मेंबर्स हैं
सेट एस के और हमें सेट एस को ग्रुप डिक्लेयर करना है, देन यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू वी प्लस यू, इसको कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। और ऐसे ग्रुप जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो सब अबेलियन ग्रुप कहलाते हैं। देन वी हैड एसोसिएटिविटी, बहुत सिंपल है, तीन वेक्टर्स के लिए u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर ब्रैकेट इस तरह से प्लेस और यहाँ पर ब्रैकेट इस तरह से प्लेस। ओके, ये सब कल पढ़ा था। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी आइडेंटिटी, कि हमारे पास हर हालत में एक जीरो हर ग्रुप में एक मेंबर होना चाहिए, इस तरह से कि अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो में जोड़ें तो हमें वही वेक्टर मिले, है ना। तो इसको आप बिल्कुल आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि किसी भी ग्रुप में वो किसी भी सेट को हम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ तभी देख पाएंगे, बना पाएंगे जब उसमें मेंबर जीरो इंक्लूडेड है। तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बोला है कि आपको अगर परीक्षा में कोई सवाल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो आपको सेट दिया गया है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, या सेकंड पेपर का सवाल आता है उसमें कहा जाता है कि ये जो सेट है ये ग्रुप है या नहीं है, मेरी आपको सलाह ये है कि सबसे पहले आप उसमें ये तलाश करें कि क्या उसमें जीरो एक मेंबर है। यदि जीरो एक मेंबर नहीं है तो आउटराइटली वो आउट हो जाएगा, यानी कि ना तो वो ग्रुप होगा और ना ही वो वेक्टर स्पेस होगा। ओके, और फाइनली कल मैंने इन्वर्स की बात की थी। इन्वर्स ऑब्वियसली तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। ओके, बिकॉज हमें हर मेंबर यू के लिए एक माइनस यू मेंबर या वेक्टर मिलेगा, इस तरह से कि u प्लस माइनस यू शेल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये कल बात हुई थी। अब हम शुरुआत करते हैं आज की। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। ओके, तो वेक्टर स्पेस बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अवधारणा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑल वेक्टर स्पेसेस आर ग्रुप, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ग्रुप्स कराया। ओके, वेरी क्लियर। यानी कि इस लाइन से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऑल वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स। ये जो वेक्टर स्पेसेस के दो सेट, हम इसको दो सेट हमारे पास रहेंगे। इसमें पहला सेट V रहेगा जिसके जो मेंबर्स हैं उनको हम वेक्टर्स कहेंगे, जो ग्रुप्स के रूल को फॉलो करेगा, जिसकी मैंने रूल्स की अभी पिछली स्लाइड पर बात की, ये वाली। ओके, तो ग्रुप्स के रूल्स को फॉलो करेगा। पहला सेट हमारा ये रहेगा, कौन से ऑपरेशन में? अंडर द अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन। पॉइंट इज क्लियर। यानी हमारे पास वेक्टर स्पेस में दो सेट हैं। पहला सेट हमारे पास V है जो ग्रुप है बेसिकली, और दूसरा सेट हमारे पास F है। ओके, और F में जो मेंबर्स हैं उनको हम स्केलर्स कहेंगे, इसके मेंबर्स को हम वेक्टर्स कहेंगे और इसके मेंबर्स को हम स्केलर्स कहेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, और यहाँ पर हमारे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर जो हमारे पास एडिशन अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर हम उसको वेक्टर एडिशन बोलेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। सिंपल। ओके, अब बहुत सिंपल सी, यहाँ तक वेरी क्लियर। ओके, अब हम बात कर चुके हैं कि ये क्लोज ग्रुप है, मतलब अगर u और v इसमें दो मेंबर हैं तो इसमें u प्लस v हर हालत में इसका एक मेंबर होगा। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन हो गया। अब जब ये वेक्टर एडिशन हो गया तो ये चार एग्जाम्स को क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना, वो कौन कौन से चार एग्जाम्स हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये वाले चार। इसको हम अभी आगे वेक्टर स्पेस के रेफरेंस में और देखेंगे। और अगर हम बात करें अब फील्ड एफ का रोल की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर u है जो इसको बिलोंग करता है, और एक हमारे पास स्केलर है c जो इस सेट से आता है, तो हमारे पास cu यानी कि c गुणा u, ये वेक्टर हर हालत में v में होगा, इसमें होगा, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा बिकॉज इट इज cu, और ये चार एग्जाम्स को ये भी हर हालत में क्वालिफाई करेगा। वेरी सिंपल। तो ये वाले चार एग्जाम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे ग्रुप में, और अब हम जब वेक्टर स्पेस समझेंगे तो इन चार एग्जाम्स को और करेंगे। ओके, सिंपल। चलिए, नाउ लेट अस डिफाइन वेक्टर स्पेस। ओके, अब हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो इट इज रादर वेरी सिंपल। एक वेक्टर स्पेस, या जिसको हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, उसमें एक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, उसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उसमें जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था सिर्फ उसी का एक्सटेंशन है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें दो सेट होते हैं। एक सेट वेक्टर जिसमें होंगे वो सेट V है, और दूसरा एक सेट है F जिसको हम फील्ड बोलते हैं, इसको हम फील्ड बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो सेट V है, जो पहला वाला सेट है, ये V ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। एक फील्ड है, एक दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स को हम स्केलर बोलते हैं।
ए हो गया, बी हो गया, और सी हमारे पास एक रूल या ऑपरेशंस हैं जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी स्लाइड्स में, जिसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, और जिसमें बेसिकली हर वेक्टर का जो पेयर है u और v, तो इसके लिए u प्लस v को v से संबद्ध कराता है, यानी जिस सेट से संबद्ध कराता है, और इस तरह से कि ये 4 एग्जाम्स इसमें क्वालिफाई हो। तो ये 4 एग्जाम्स ये वाले हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कल से रिपीट हो चुके हैं। तो ये वो 4 एग्जाम्स हैं जो आपने ऑलरेडी ग्रुप में पढ़ लिए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरी वेक्टर स्पेस इज ए ग्रुप। तो 4 एग्जाम्स तो ये हो गए जो वेक्टर एडिशन के अंतर्गत क्वालिफाई हो रहे हैं सेट वी में। अभी सेट एफ का भी कोई रोल नहीं आया है। ओके, तो ये हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी देख लिया, और अब हम देखेंगे पॉइंट डी। तो पॉइंट डी में हमारे पास एक रूल या ऑपरेशन है जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, हम अभी पढ़ के चुके हैं, जिसमें हर स्केलर सी के साथ एक वेक्टर का प्रोडक्ट हर हालत में गिवन वेक्टर में गिवन सेट में जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करना चाहते हैं उस सेट को बिलोंग करता है। ओके, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, ये दिस, और इसको हम प्रोडक्ट सी एंड भी बोलते हैं, लेकिन ये भी 4 एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन के तहत 4 एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, जो ग्रुप्स के लिए भी होते हैं, जो हम कल से बात कर रहे हैं। और फील्ड के तहत हमारे पास 4 एग्जाम्स हैं जो बहुत सरल हैं कि अगर फील्ड में 2 मेंबर हैं ए और बी, और एक हमारे पास मेंबर यू है वी का, जिसको हम वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करेंगे इस सेट का, देन ए बी यू इक्वल टू ए इंटू बी यू। ओके, पहला पॉइंट, इसको आप तब और समझेंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, दूसरा पॉइंट, सारे ए और बी, अगर 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं एफ के और 2 एलिमेंट्स हैं वी के, तो हर हालत में ए प्लस बी और यू का प्रोडक्ट इक्वल टू ए और यू का प्रोडक्ट प्लस बी और यू का प्रोडक्ट। इसी तरह से ए का प्रोडक्ट यू प्लस वी के साथ इक्वल टू ए का प्रोडक्ट यू के साथ प्लस ए का प्रोडक्ट वी के साथ। और फाइनली 1 इंटू यू, यानी कि 1 इंटू वेक्टर इक्वल टू यू, जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं सेट बी में। ओके, तो पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पर हमारा वेक्टर स्पेस डिफाइन होता है। तो ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं ये फील्ड से रिलेटेड है, ठीक। और ये चारों पॉइंट अगर हम देखें तो ये बहुत सरल है। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, और इस जगह हम बात कर रहे हैं एडिशन की। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रहेगा। तो इस जगह जो चारों बातें हो रही हैं वो एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन है, और यहाँ जो बात हो रही है ये दिस इज मल्टीप्लिकेशन, this is multiplication, this is multiplication, this is multiplication, this is multiplication। तो 4 पॉइंट वेक्टर एडिशन के, 4 पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। वेक्टर एडिशन में एक ही सेट जिसको हमें वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करना है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरा सेट और है जिसको हम फील्ड कहते हैं। ओके, और हमारे लिए जब हम वेक्टर स्पेस करेंगे, फील्ड हमारे लिए जनरली, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, रियल नंबर्स का सेट रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से वेक्टर स्पेस का जो कंसेप्ट है, जो परिभाषा है, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई है ना। ओके, तो जस्ट इसको सम अप करते हुए कि जनरली इसको हम A1, A2, A3, A4 बोलते हैं। A स्टैंड फॉर एडिशन, और इसको हम M1, M2, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, M3 और M4 बोलते हैं। ओके, और मैं अब जो आगे क्वेश्चंस करूंगा मैं उसमें A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4 ही रेफर करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एक फाइनल बात आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले, कि जब हम कहते हैं कि V जो है वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, अभी पढ़ा आपने, तो ये जो वेक्टर नाम हमने दिया है उन सारे एलिमेंट्स को जो इसके मेंबर हैं, तो ये हमने बेसिकली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिया। यानी कि अगर मैं वेक्टर स्केलर बोल रहा हूँ तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिया हुआ है। अब जो आपने कल जो शुरू में पढ़ा था, जब मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहा था, ऑब्वियसली वो सारे वेक्टर्स, अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं, इसको कोई डाउट नहीं। लेकिन वेक्टर स्पेस को वेक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसको बिलोंग करती हैं, एसोसिएटेड रहती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो कल मैंने आपको दिया था, मैट्रिसेस। ओके,
तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जो शब्द अगर हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के लिए नहीं है, इसमें सेट में, वेक्टर्स के सेट में दूसरी चीजें भी हो सकती हैं जिनको जनरली हम वेक्टर का नाम देते हैं। तो इसके साथ अब हम शुरू करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। अब चलिए, ये हमारे सामने पहला एग्जाम्पल, शो दैट सेट V ऑफ ऑल M into N matrices is a vector space over the field of real numbers। अब कल जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था, तो कल मैंने M into N matrices का जो सेट था उसको मैंने कल की क्लास में ग्रुप डिक्लेयर किया था, या ग्रुप मैंने उसको स्टैब्लिश किया था, है ना। और बहुत सरल था, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जाम्स और एक सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को मुझे क्वालिफाई कराना था, जो मैंने कल करा दिया था। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा वेक्टर स्पेस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमको सेट दिया गया है सारे M गुणा N मैट्रिसेस का। ओके, अब इसमें से हम 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमको ये सेट दिया गया था, इसमें से हम 2 वेक्टर ये और ये लेते थे, है ना, और फिर U प्लस V को क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इस सेट में से हम 2 मैट्रिसेस निकाल रहे हैं, A और B, और ऑब्वियसली चूंकि ये जो सेट है M गुणा N मैट्रिसेस का है, इसलिए ये दोनों भी हर हालत में M गुणा N मैट्रिसेस होंगे। ठीक, अब हर हालत में आप सब मैट्रिक्स का जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है आप सब जानते हैं, तो हालांकि उसको हम बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हम चीजें 11th-12th क्लास में कर चुके हैं। तो A प्लस B जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि सम ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B, ये हर हालत में फिर से M गुणा N ऑर्डर की होगी, इसलिए हर हालत में ये इस सेट को बिलोंग करेगी, अर्थात ये V जो है क्लोज है, मतलब इससे हम अगर 2 मैट्रिसेस ले रहे हैं तो उन मैट्रिसेस का सम भी इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ध्यान रखिए, जब भी आप कभी किसी सेट को आप वेक्टर स्पेस डिक्लेयर करेंगे जो किसी भी गिवन फील्ड के ऊपर बनाया गया है, तो आपको हमेशा सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश करना है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। ओके, और इसके बाद अब हम 4 एग्जाम्स को प्रूव करेंगे इसको ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए। वैसे मैं वो कल कर चुका हूं, लेकिन जस्ट रिमाइंडिंग कि मैट्रिक्स समेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स समेशन हम सब जानते हैं, तो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। मैट्रिक्स समेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, हम जानते हैं मैट्रिक्स की पढ़ाई से, तो ये भी एस्टेब्लिश हो गया। एक नल मैट्रिक्स M गुणा N ऑर्डर की हर हालत में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम जो सेट ले रहे हैं V वो सारी M गुणा N मैट्रिसेस का, सारी ऑल, तो हर हालत में हमारे पास एक नल मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगी। और ये नल मैट्रिक्स इस तरह की होगी कि किसी भी मैट्रिक्स A के लिए A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस A इक्वल टू A, अर्थात ये जो नल मैट्रिक्स है ये मेरे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करेगी। सिंपल, यानी कि ये जो मैंने आपको जो पढ़ाया था, इट इज इक्वल टू U प्लस 0 बराबर 0 प्लस U बराबर U। और ऑब्वियसली हर मैट्रिक्स A के लिए मेरे लिए एक माइनस A मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी हर हालत में M गुणा N ऑर्डर की होगी, इसलिए इसी सेट को बिलोंग करेगी। और ये मैट्रिक्स माइनस A इस तरह से होगी कि इन दोनों का समेशन, यानी कि इसका और इसका समेशन, हम एडिशन, इन दोनों का एडिशन मेरे को नल मैट्रिक्स देगा। इसका मतलब ये है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब मुझे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। सो वेक्टर एडिशन इज प्रूफ, यानी कि मेरा हाफ आधा काम हो गया। ओके, अब जो दूसरा काम है वो मुझे प्रूव करना है कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो फील्ड है ये रियल नंबर्स का सेट है ना, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। इसका मतलब ये है कि 1 हर हालत में R को बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स A के लिए 1 और A का जो प्रोडक्ट होगा वो शैल बी इक्वल टू A। तो ये वाला पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो एग्जाम्स है वो सेटिस्फाई होता है। अब हर हालत में 2 रियल नंबर्स के लिए ए बी ऑफ मैट्रिक्स A प्लस A इंटू बी ऑफ मैट्रिक्स A, यानी कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बराबर होंगे। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज की हैं। इसी तरह से ये भी होल्ड करेगा। 2 मैट्रिक्स के सम को अगर हम किसी स्केलर से गुणा करेंगे, तो ऑब्वियसली A इंटू मैट्रिक्स प्लस A इंटू दूसरी मैट्रिक्स, और फाइनली 2 स्केलर्स के सम से अगर हम किसी मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, तो ये जो सम है ये इंडिविजुअली गुणा किए गए सम के बराबर होगा। ये सब मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 4 एग्जाम्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी क्वालिफाई होते हैं और वेक्टर एडिशन के भी होते हैं। इसका मतलब V प्लस हमको इसलिए दिखाना पड़ता है कि ये हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन है। तो आमतौर से तो वैसे हम ऐसे दिखाते हैं, यानी कि ये हमारा स्केलर है, ये हमारा
सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा एडिशन है, बट ये अपने आप में सफिशिएंट है। तो V प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ द सेट ऑफ, सॉरी V प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ द सेट ऑफ M गुणा N मैट्रिसेस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सिविल सर्विसेज में हर हालत में 10 नंबर का आ सकता है। जो मैं भी आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन, तो ये आपने सिर्फ इतना कर दिया तो आपका 10 में 10 पूरा है। इसीलिए जो मेरा जो मैं बार बार इसी बात को बोलता हूँ कि गणित में सिविल सर्विसेज मेंस में 400 लेना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक एडिशनल एफर्ट्स और एडिशनल प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में रखनी होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2020 का है, 10 मार्क्स का, इसको मैं करा चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा हूँ। ये बहुत सरल सवाल है 10 नंबर का, और इसका जो सोल्यूशन है मैं नीचे लिंक में भी दूंगा। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए एक तरह से। अब ये तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा तो मेरे हिसाब से ये करीब करीब 15 नंबर का होगा, लेकिन आपको इसमें वही 8 एग्जाम्स प्रूव करने हैं जो मैंने अभी आपको जिससे मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसलिए कि वो जो पहले क्वेश्चन मैं सोच रहा था वो थोड़ा सा जरा जटिल था, उसमें सारे एग्जाम्स प्रूव करने पड़ते हैं, और इस क्वेश्चन में अभी आप देखेंगे ये कंपैरेटिवली बहुत सरल क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है विद दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन, इसके साथ, तो क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, और अगर ये नहीं है तो हमें कम से कम एक एग्जाम ऐसा बताना है जो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में हम कोई भी एक एग्जाम के लिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, आइदर फ्रॉम द सेट V और फ्रॉम द सेट F, और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्स में देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओके, अगर एक जगह भी फेल होता है इसका मतलब द गिवन सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके ओके, इस केस में मैं K को R प्लस S ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज R प्लस S of AB, which is obviously as per the definition R plus S A B, वेरी सिंपल, यानी कि R A plus A S A B. Okay, now this is our ओके, अब मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए R प्लस S और वेक्टर मेरे पास है ए बी, ऑब्वियसली यहाँ से मेरे पास R A प्लस बी S ए, नॉट ए प्लस बी, ए कॉमा बी ए बी। ओके, और अब मैं इस डेफिनेशन को लगाऊंगा, तो ये हो गया R A B प्लस S A B, very simple. This is obviously R A plus S A comma 2B, very simple. Now this 1 is not equal to 2. ठीक, यहाँ पर भी हमने ये वैल्यू निकाली जो ये आई, यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली ये आई, so 1 is not equal to 2, hence given space given set is not a वेक्टर स्पेस। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल था। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, इसमें भी आपको एक सेट दिया गया है जो कि R2 में है, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस में है, और ये कंडीशन दी गई है, और ये देखना है कि ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका कम से कम एक आपको एग्जाम ऐसा बताना है जो फेल हो रहा है, जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। ये पहले से भी बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, मुझे देखने से ही मतलब आपको भी लगेगा ये बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि अगर मैं इसमें ज़ीरो वेक्टर की बात करूं, ज़ीरो वेक्टर की, तो ये होना चाहिए इस प्रोटोकॉल पर, इस नियम पर। ओके, दैट गिव्स यू 0 इक्वल टू 1, बट इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो वेक्टर doesn't exist in this set.
इसका मतलब ये है कि अगर किसी चूंकि सेट में जीरो वेक्टर ही नहीं है, इसका मतलब ये ना तो ग्रुप है और ना ही वेक्टर स्पेस है। ओके, वेरी सिंपल। दूसरा एक कारण और भी जो सामने देखने से लग रहा है, पता लग रहा है, वो ये है कि ये क्लोज नहीं है। मैं दो दो वेक्टर लेता हूं। ओके, अब इसके लिए ऑब्वियसली b1 बराबर 3a1 प्लस 1 और इसके लिए b2 बराबर 3a2 प्लस 1 और मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो b1 प्लस b2 बराबर 3a1 प्लस a2 प्लस 2। अब अगर b1 प्लस b2 को मैं कांस्टेंट p लिख देता हूं और a1 प्लस e2 को मैं q लिख देता हूं, तो ये जो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ये इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये 1 है ये 2 है। इसका मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ने पर जो हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, दैट डजंट बिलोंग टू द गिवन सेट। ओके, दैट डजंट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन फॉर द गिवन सेट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमको सेट दिया गया था, इट इज नॉट ए वेक्टर। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5th है, सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर, लेकिन यहाँ पर इस बार हमको जो सेट दिया गया है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन डिफाइंड है वो ये है। ओके, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं k बराबर 1 लूंगा, ठीक। और 1 लेते ही मेरे पास ये देखिए कितना सरल सवाल है, ये मेरे पास हो जाएगा 1a0, क्योंकि मैंने k बराबर 1 लिया अर्थात a0। पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहां पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर रहे थे तो 4 ऑपरेशंस जो थे वो वेक्टर एडिशन के थे और 4 ऑपरेशंस जो थे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशंस थे वो m1 m2 m3 और m4 करके लिखे जाते हैं। तो मैं इस ऑपरेशन को इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पर u की जगह मेरे पास ये वेक्टर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये हो गया 1ab बराबर u यानी के ab। ओके, इट इज ऑल्सो 1ab जिसकी वैल्यू ये है, इट इज ऑल्सो 1ab जिसकी वैल्यू ये है। तो ऑब्वियसली a0 इज नॉट इक्वल टू ab। ओके, हेंस द गिवन सेट इज नॉट ए वेक्टर, ठीक। अब आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे और आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि वेक्टर स्पेस को अगर प्रूव नहीं करना हो, मतलब ये करना कहना हो कि ये वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आने वाली क्लास में मैं और लूँगा, लेकिन अब कल जो मैं क्लास लूँगा वेक्टर स्पेस पर, उसमें मैं आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करवाऊंगा। अभी जो पिछले जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने वेक्टर स्पेस ना होना प्रूव कराया है। ओके, तो चलिए अब यहाँ आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।